Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's discussion topic is centripetal force. So first of all, we know about the centripetal force, then we derive the formula of centripetal force. So what is centripetal force? The force which bends the normally straight path of a particle into circular path is called centripetal force. तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या। इसकी डेफिनेशन मैंने रीड कर दी है। तो इसकी एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक पर्सन अगर खड़ा है और उसने एक स्टोन को एक स्ट्रिंग के साथ बांधा है और बांध के वो घुमाता है, तो वो स्टोन सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाता है। अब उस स्टोन के ऊपर ऐसी कौन सी फोर्स लगती है कि जिसकी वजह से वो स्टोन सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है बजाय स्ट्रेट पाथ में मूव करने के। तो उस स्टोन और पर्सन के दरमियान में, यानी कि स्टोन और टुवर्ड द सेंटर क्या होता है कि एक फ़ोर्स होती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हम कहते हैं इसको, या और सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। और वो फोर्स क्या करती है कि उस स्टोन को सर्कल में मूव करने पे कंपेल करती है सर्कुलर पाथ में, और ये तब तक मूव करता रहता है जब तक कि वो स्ट्रिंग टूट नहीं जाती। और जब स्ट्रिंग टूटती है तो वो जो स्टोन होता है वो अलॉन्ग द टेंजेंट मूव कर जाता है। इसको हम डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास कोई सेंटर है ओ, इसको हमने नेम दे दिया ओ, ये एक सेंटर है। और यहाँ पर ये कह लें कि आप यहाँ पर वो पर्सन खड़ा है जिसने उस स्टोन को एक स्ट्रिंग के साथ बांध के पकड़ा हुआ है। अब वो ये एक स्टोन है जो कि एक स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है और वो इस पर्सन ने पकड़ा। अब ये जो पर्सन है ये इस स्टोन को जो सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, हम इसका ये सर्कुलर पाथ ड्रा कर लेते हैं। तो सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है। अब ये हर पॉइंट पे हर स्टोन की एक वेलोसिटी होगी, यानी कि किसी वेलोसिटी से मूव करेगा, और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी अलोंग द टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट वो एक लाइन होती है जो सर्कल को ओनली सिंगल पॉइंट पे कट करता है, और हर पॉइंट का अपना टेंजेंट होता है। तो ये पत्थर इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है। अब ये पार्टिकल मूव करता जा रहा है, और ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि ये स्ट्रिंग और पर्सन के दरमियान, पत्थर और ये जो स्ट्रिंग है ये दोनों इस पर्सन के साथ में अटैच हैं, यानी कि अपने सेंटर के साथ अटैच हैं। लेकिन जब ये स्ट्रिंग टूट जाएगी तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये पत्थर जो है वो अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, और वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है? अलोंग द टेंजेंट। तो हम लेट्स सपोज कि यहाँ पे आके जब ये मूव करता हुआ आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आके तो ये स्ट्रिंग टूट गई। जब स्ट्रिंग टूटी तो इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट थी, तो ये अलोंग द टेंजेंट जो है वो स्टोन मूव कर गया, और हम कहेंगे कि ये टेंजेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स की कॉमन एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन इट्स फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। एक जो इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो ये जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फ़ोर्स होती है ये फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है। ये इसकी एक एग्जांपल है। उसके अलावा फोर्स एक्टिंग ऑन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट्स, जो हमारी सैटेलाइट्स हैं हमारी अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं, उनके दरमियान में भी जो फोर्स होती है वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट करती है। फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ अराउंड द सन, यानी कि जो हमारी सन है उसके गिर्द हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है, तो ये भी एक अट्रैक्शन की फ़ोर्स ही होती है सन और अर्थ के दरमियान में, जिसकी वजह से वो रिवॉल्व करती है, और ये जो फोर्स होती है ये एक्ट करती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं इसके फार्मूला की। तो इसका जो फार्मूला है वो होता है कि F इज़ इक्वल टू mv² r, और F सेंट्रीपिटल होता है। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है, F इज़ इक्वल टू mv² r। अच्छा, ये इसका फार्मूला आ गया। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये भी तो फोर्स ही है, तो इसका यूनिट भी होगा न्यूटन।
और 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमें पता है कि ये इसके इक्वल होता है। अच्छा, अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशंस हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास अगर बेस यूनिट्स हों तो हम उनको सिंपली कन्वर्ट करते हैं। किलोग्राम की जगह हम लिख लेंगे कैपिटल M, मीटर की जगह हम लिख लेंगे लेंथ के लिए है तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी L, और सेकंड है तो ये टाइम के लिए आएगा तो कैपिटल T लिख लिया। अब जो इसके पार्ट्स हैं उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे तो ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन, सेंटीपिटल फोर्स की डायमेंशन। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम इसके फार्मूला को ड्राइव कैसे करेंगे। सेंटीपिटल फोर्स के फार्मूला की डेरिवेशन हम करने लगे हैं। तो न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग F इज़ इक्वल टू ma। अब हम पढ़ रहे हैं सेंटीपिटल फोर्स तो हमने लिख लिया FC। अब जो यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा वो होगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर हमने फोर्स को ड्राइव करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकालेंगे और फिर उसको इस फार्मूला में पुट करके सेंटीपिटल फोर्स निकाल लेंगे। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, और उस सर्कल का जो रेडियस है वो r है। हम क्या कंसीडर करने लगे हैं कि ये एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उस पाथ का जो रेडियस है, उस सर्कल का रेडियस है वो r है और पॉइंट A से मूव करना स्टार्ट हुआ है। और लेट्स सपोज कि वो पॉइंट A से मूव करना स्टार्ट हुआ है और वो पॉइंट B तक मूव करके क्या है, तो ये पॉइंट B है। अब ये जो सर्कल का जो रेडियस होता है वो ऑल डायरेक्शंस में इक्वल होता है। तो ये सेंटर से इस वाले तक इसको कह लेते हैं O, तो O से A तक का डिस्टेंस और O से B तक का डिस्टेंस दोनों रेडियस होंगे और दोनों को हमने R से डिनोट कर लिया है। अब ये जो A और B के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको अगर हम एक स्ट्रेट लाइन के साथ मिला लें तो ये क्या शो करता है, ये लाइन हमें ये बताएगी कि कितना पार्टिकल पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव करके गया है। तो ये चीज़ हमें ये शो कराएगी। अब यहाँ पर पॉइंट A पे जो वेलोसिटी होगी वो अलॉन्ग द टेंजेंट है, वो हम जानते हैं और उसको हम कह लेंगे कि ये v1 है। सिमिलरली पार्टिकल अगर पॉइंट B पे गया है तो हर पॉइंट की अपनी डिफरेंट वेलोसिटी होती है, तो पॉइंट B पे भी जो वेलोसिटी होगी वो अलॉन्ग द टेंजेंट होगी और उसको हम कह देंगे कि ये v2 वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी हमें पता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया है। तो ये हमारे पास एक कंसीडर हमने एक कॉमन सिनेरियो कर लिया है। हम इसको लिख भी सकते हैं, अगर आपने लिखना मैं लिख देती हूँ कि आपने इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है। तो कंसीडर अ पार्टिकल दैट मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, पॉइंट A टू पॉइंट B with uniform speed in a circle। तो मैंने यूनिफॉर्म स्पीड कहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहा। स्पीड जो है वो तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन वेलोसिटी के लिए स्पीड और वेलोसिटी में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसमें हम डायरेक्शन भी इंक्लूड करते हैं। तो पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो मूव तो कर रहा है लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पे चेंज कर रही है, इसलिए हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बल्कि यूनिफॉर्म स्पीड कहा है। तो जो एक्सेलरेशन होगा इसलिए हमारी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा V ओवर डेल्टा T। तो ये होगा एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब हमें एक और एक्सप्रेशन भी पता है, S इज इक्वल टू VT। S इज इक्वल टू
वी टी। अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो मैं इसको यूँ भी लिख सकती हूँ एस इज़ इक्वल टू वी डेल्टा टी, यानी कि शॉर्ट इंटरवल के लिए। तो यहाँ से मैं डेल्टा टी की वैल्यू निकालूंगी। डेल्टा टी इज़ इक्वल टू एस ओवर वी, ये डेल्टा टी की वैल्यू आ गई। इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगी। इसको मैंने कह दिया कि ये 1 इक्वेशन है और इसमें इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगी और उसके बाद जो मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो ये होगी, डेल्टा वी ओवर एस ओवर वी, कुछ इस तरह से आएगी। अब इसको अगर मैं रीअरेंज करूं, अब ये देखें कि ये डिवीजन के नीचे भी डिवीजन है, तो जो नीचे वाला होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ये मैथ का रूल होता है। तो वी डॉट डेल्टा वी ओवर एस इस तरह से हो जाएगा और ये एक्सेलरेशन का फार्मूला एक बन गया, डेल्टा वी ओवर एस। इसको मैं कह देती हूँ कि ये मेरे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1, चेंज इन वेलोसिटी इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन, और इक्वेशन नंबर 2 उसी फार्मूला में मैंने टाइम का वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास एक एक्सेलरेशन का न्यू फार्मूला आ गया। अब इसको आपने ध्यान से नोट करके रखना है। हमने यहाँ से डेल्टा वी ओवर एस की वैल्यू निकाल के इस फार्मूला में पुट करनी है, उसकी वजह से हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब हम फर्दर कैलकुलेशन करने से पहले अपनी सेम डायग्राम पे आ गए हैं। यहाँ पर देखें तो हमारे इस डायग्राम में क्या बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी बन रही है और इस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, ओ ए और ओ बी, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं और रेडियस से इक्वल होते हैं। तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होंगी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होती हैं। तो इस ट्रायंगल को हम कह देंगे कि ये ट्रायंगल ओ ए बी इज़ इक्वल टू, इसका नाम होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नेम होता है। अब मैं एक और ट्रायंगल ड्रा करती हूँ, ट्रायंगल पी क्यू आर। वो कैसे ड्रा करूँगी, वो ट्रायंगल मैं खुद से ड्रा नहीं करूँगी बल्कि इसी डायग्राम को यूज़ करते हुए ड्रा करूँगी, और वो किस लिए करूँगी उसका भी आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं अपना ये वाला जो टेंजेंशियल है इसको लूँगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है तो इसको मैं नीचे ड्रा कर लेती हूँ। ये मेरा एक टेंजेंट है, इसकी डायरेक्शन है ये वाली जो V1 है, इसका नेम V1 है, और जो सेकंड है वो बिल्कुल स्ट्रेट था अपवर्ड डायरेक्शन में। इनकी इक्वल मैग्नीट्यूड ही ड्रा करनी है जितनी उधर थी, तो इसको मैंने नेम दे दिया V2। अब ये क्या हुआ था, जो V1 था यहाँ से अगर देखें तो हमारा पॉइंट ए, पार्टिकल पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी तक गया था। तो ये जो लाइन थी ये बता रही थी कि कितना पॉइंट ए पॉइंट बी तक मूव करके गया है। तो बिल्कुल सिमिलरली उनके टेंजेंट भी यही बताएंगे कि कितनी वेलोसिटी से पॉइंट ए से पार्टिकल पॉइंट बी तक मूव करके गया है और उनकी वेलोसिटी किस तरह से चेंज हुई है। तो जो हमारा जो थर्ड रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ यानी कि V1 से V2 की तरफ ही लाई करेगा, और वो ये बताएगा कि V1 से पार्टिकल मूव करके V2 की तरफ यानी कि V1 वेलोसिटी से V2 वेलोसिटी तक चेंज आया है उसमें। तो जो हम इसका यूनिट वेक्टर ड्रा करेंगे या रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करेंगे उसकी डायरेक्शन V1 से V2 की तरफ होगी, और इसको हम कह देंगे कि ये डेल्टा V है, कितना वेलोसिटी में चेंज आया जब पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करके गया। और इसको हमने कह दिया कि ये ट्रायंगल हमारे पास पी क्यू आर है। इसको हमने कह दिया पी, इसको कह दिया क्यू और इसको कह दिया आर। तो ये ट्रायंगल पी क्यू आर हमने ड्रा कर ली। बिल्कुल इसी तरह आपने इसको लिख भी लेना है, और इसको मैं लिख देती हूँ कि कैसे आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। तो नाउ वी ड्रा अ ट्रायंगल, आपने इस तरह से साथ में इंग्लिश में लिखना भी है। नाउ वी ड्रा अ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ड्रा की है, पी क्यू आर, और ये सच दैट पी क्यू इज़ पैरेलल एंड इक्वल टू V1, यानी कि ये पी क्यू जो होगा उसको हम कह देंगे कि ये V1 है जो वेलोसिटी है। बिल्कुल उसी यूनिट वेक्टर्स को हमने यूज़ करके तो ड्रा किया और उसके नेमिंग कर दिया। तो ये पी क्यू
जो होगा वो पैरेलल भी होगा, यानी कि उसी को हम कह सकते हैं, और उसके इक्वल भी होगा किसके, V1 के। सेम PR पैरेलल एंड इक्वल टू V2, हम ये भी आगे लिखेंगे, एंड PR पैरेलल एंड इक्वल टू V2, ये हमने लिख लेना है यहाँ पर। सो द एंगल नीचे एक और लाइन लिखी हुई है, एज द रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, या टेंजेंट कह लें, इट्स टेंजेंट। जिस पॉइंट से हम रेडियस देखेंगे उसी पॉइंट से हम उसकी वेलोसिटी का टेंजेंट भी देखेंगे। इसको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ कि ये अगर हम इस पॉइंट को रेडियस यानी कि ओरिजिन से मिला रहे हैं तो ये रेडियस हो गया ये R। तो इस पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी का टेंजेंट देखें तो ये रेडियस जो है वो इस टेंजेंट के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ तो इस पॉइंट पे भी जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो यही चीज़ लिखी हुई है, एज द रेडियस ऑफ सर्कल, नीचे मैं दिखा दूँ आपको, एज द रेडियस ऑफ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट, सो V1 एंड V2 आर परपेंडिकुलर टू OA एंड OB रिस्पेक्टिवली। तो V1 एंड V2 भी क्या होंगी, एक दूसरे के V1 एंड V2 आर परपेंडिकुलर टू OA एंड OB रिस्पेक्टिवली, यानी कि वही लिखा हुआ है कि टेंजेंट के अगर परपेंडिकुलर है तो वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होंगी। सो V1 एंड V2 आर परपेंडिकुलर टू OA एंड OB। इसको मैं क्लियर वर्डिंग में अभी समझाती हूँ। ये देखें कि रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट पे देखें तो रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ये लिखी हुई है कि एज द रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सो V1 एंड V2 आर आल्सो परपेंडिकुलर टू रेडियस। सेम ही चीज़ है लेकिन उसको डिफरेंट वर्डिंग में लिखा हुआ है। सो द एंगल्स, अब दोनों ट्राइंगल्स के एंगल लिखने लगे हैं। सो द एंगल AOB एंड एंगल PQR आर इक्वल। ये क्योंकि उनकी सारी साइड्स इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल्स की, दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स इक्वल हैं, तो इसलिए ये जो इनके एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। अब चूँकि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों ट्राइंगल्स आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं तो हम इन ट्राइंगल्स को कंपेयर कर लेंगे। अब यहाँ पर हम चूँकि दो साइड्स इक्वल हैं, उनकी वेलोसिटीज़ भी इक्वल हैं, तो हम V1 को इक्वल कर लेंगे V2 के, उनकी मैग्नीट्यूड को, और इसको हम सिंपली 1 और 2 लिखने की बजाय कह देंगे कि हमारे पास V है। एक ट्रायंगल में V1 और V2 यानी कि PQR वाली जो ट्रायंगल थी और OAB वाली जो ट्रायंगल थी उसमें हम कह देंगे कि OA इज़ इक्वल टू OB, और चूँकि वो किसके इक्वल थे, रेडियस के इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल्स का कंपैरिजन आपस में हो गया सेम रेडियस है। तो हमने दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करने के बाद हम लिखते हैं, सो फ्रॉम टू isosceles triangles we can write QR over PR is equal to AB over OB। क्या किया है हमने, उनकी जो दो साइड्स का जो रेशो था उनको ले लिया है। जो दो इक्वल साइड्स थी उन दोनों में से किसी एक साइड को लिखना है और दूसरी साइड के साथ उसका रेशो ले लेना है। QR
ओवर पी, आर इज़ इक्वल टू ए बी ओवर ओ बी। अगर मैं ए बी वाली ट्रायंगल यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर छोटी सी ड्रा कर दूँ आपको दिखाने के लिए, तो ये था ओ बी और ये था ए और ये था ए बी। तो मैंने क्या किया, ये आर था ये आर था, यानी कि ओ ए और ओ बी इक्वल थे, तो इसकी जो अदर साइड थी जो इक्वल नहीं थी उसकी रेशो ले ली इन दोनों में से किसी एक के साथ। तो ओ ए बी ओवर ओ बी कर लिया हमने, ये बी लिखा मैं, ओ बी कर लें या ओ ए कर लें। और जो दूसरी ट्रायंगल थी जिसको हमने ऐसे ड्रा किया था, इसके टेंजेंट और इसके टेंजेंट को इक्वल करके, तो इसका टेंजेंट और फिर यहाँ पर एक अदर लाइन जो डेल्टा वी को शो कर रही थी, और ये दोनों हमने कह दिया था कि चूँकि इक्वल साइड्स हैं तो हमने दोनों को कर लिया वी। अब इन दोनों इसकी और इसकी रेशो ले लेंगे। इसको हमने कहा था पी क्यू आर, तो हमने क्यू आर ओवर पी आर की रेशो ले ली। तो इस तरह से हमने दोनों ट्रायंगल्स की दो साइड्स की रेशो ले ली। ठीक है, उनकी रेशो ली तो हम अब क्यू आर डेल्टा वी के इक्वल है ओवर वी, और ये किसके इक्वल है, ये डिस्टेंस है, तो ये ए बी ओवर ये आर है। अब चूँकि ये तो कर्व थी, ए बी डिस्टेंस जो है वो कर्व्ड डिस्टेंस है, तो हम इसको कह लेंगे कि ये तो हमारे पास कर्व्ड थी। अब ये कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन में कब कन्वर्ट होती है, जब पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरम्यान में डिस्टेंस बहुत शार्ट हो जाएगा। क्या होगा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान में अभी डिस्टेंस जब ज़्यादा है तो ये तो कर्व दिखाई दे रही है, लेकिन जब पॉइंट ए और पॉइंट बी बहुत क्लोज आ जाएंगे तो क्या होगा, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो एक स्ट्रेट पाथ दिखाई देगा, और तब ये जो कर्व्ड पाथ है वो एक स्ट्रेट पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी कि इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, तो टाइम भी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए बहुत कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि पॉइंट बी इज़ वेरी क्लोज टू पॉइंट ए, क्लोज टू पॉइंट ए। तो इस केस में क्या होगा कि जो आर्क लेंथ होगी वो इज़ इक्वल टू स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, यानी कि ए बी कर्व जो होगी वो इज़ इक्वल टू ए बी और स्ट्रेट लाइन के इक्वल हो जाएगी, ए बी लाइन के। ठीक है, तो इसको ए बी लाइन को हम कह देंगे कि इन दोनों पॉइंट्स के दरम्यान में डिस्टेंस जो होगा वो एस हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, और वो होगा एस। तो इसको हम डिनोट कर लेते हैं। तो डेल्टा वी ओवर वी इज़ इक्वल टू ये ए बी, अब लाइन में कन्वर्ट हो गया। इसको हम अगर फर्दर लिखें तो डेल्टा वी ओवर वी इज़ इक्वल टू, इसको हमने ऐसे डिनोट कर लिया ओवर आर। अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, इस एस को इधर लेके आएँ और इस वी को उस तरफ लेके आएँ, तो क्या होगा, डेल्टा वी ओवर एस इज़ इक्वल टू वी ओवर आर। अब अगर हम गौर से देखें तो हमने इक्वेशन 2 जो लिखी थी, इक्वेशन 2 हमने जो लिखी थी उसमें हमने कहा था कि हम डेल्टा वी ओवर एस की वैल्यू पुट करेंगे, और वो इक्वेशन 2 क्या थी, एक्सेलरेशन की इक्वेशन थी, और उसमें था वी डॉट डेल्टा वी ओवर एस। अगर आप पिछला देखें तो उसमें ये वाला फार्मूला था। तो हमें डेल्टा वी ओवर एस की वैल्यू मिल गई है, तो हम डेल्टा वी ओवर एस की वैल्यू इस इक्वेशन, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया था, तो हम कह देंगे कि पुट इट इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हमारे पास वी डॉट वी ओवर आर, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर ओवर आर, इस तरह से हो जाएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी या वेलोसिटी, आपने इसके ऊपर एरो हेड लाजमी लगाना है। तो इस तरह से ये मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, और ये कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम ये एक्सेलरेशन हमारे पास तब आया जब दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस बहुत कम हो गया, डेल्टा टी अप्रोच कर गया ज़ीरो को, इसलिए हम इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अब हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है, तो हमने कहा था कि न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन जब फाइंड कर ले तो हम वहाँ से फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो फोर्स का फार्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ एफ सी इज़ इक्वल टू एम ए सी था। तो
यहाँ पर एफ सी, यहाँ पर एम और ए सी की वैल्यू अगर हम पुट करें तो v²/r, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बन जाता है। और ये चूँकि लीनियर वेलोसिटी में फार्मूला है और हम बात कर रहे हैं सर्कुलर पाथ की, तो हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला पुट कर लेंगे v=r ओमेगा, चूँकि हमें ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो v=r ओमेगा को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और f=m, यहाँ पर अगर हम v की वैल्यू पुट करें तो r ओमेगा, तो r² ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ओवर r, तो एक r से कट जाएगा और इस तरह से क्या होगा कि Fc=mr ओमेगा स्क्वायर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।